स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि ECGC। 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ECGC का फुल फॉर्म बताइए, राइट। इसे हम हिंदी में कहते हैं निर्यात ऋण गारंटी निगम। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और हर कोई देश ये चाहता है कि वहाँ पे उनके देश में इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं एक निगम है, एक कॉरपोरेशन है जो स्पेशल एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसको हम समझ सकते हैं एक इंश्योरेंस की जैसे, यानी बीमा की तरह, क्योंकि जिस तरह से बीमा में हम प्रीमियम भरते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल जाती है, एक सुरक्षा मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है, हमारी रिस्क जो होती है, जोखिम जो होती है वो कम हो जाती है। अगर हम बात करें अदर कंट्री की यानी कि दूसरे देशों की, तो सभी देशों में एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन होते हैं या डिपार्टमेंट के रूप में होते हैं। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी ECGD है, यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जब लिखा होता है तो ये कहाँ का बता रहा है, ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन में भी ये 1934 को आप कह सकते हैं एस्टैब्लिश हुआ और बहुत टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसी और गारंटी जो है वो एक्सपोर्टर को दी गई। ये जो डिपार्टमेंट है ये 95% रिस्क कवर करता है एक्सपोर्टर की, राइट। तो ये हम बात कर रहे थे ब्रिटेन की। उसी तरह से जापान में भी आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो भी जापान को सपोर्ट करती है। USA में भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब बहुत जगह की बात करें तो सभी जगह सभी देशों में अलग अलग एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन होते हैं। चलिए बात करते हैं इसके लिए कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है वो क्या है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इज अ सिस्टम अंडर विच एन एक्सपोर्टर इज इंश्योर्ड अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ दिस ड्यू। देखिए, जो भी एक्सपोर्टर होता है हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया है। तो ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है वो एक तरह से प्रणाली है, एक तरह से सिस्टम है जो क्या कर रहा है, जो आप कह सकते हैं कि निर्यातक को देय राशि जो ड्यू अमाउंट है, देय राशि का भुगतान न करने के विरुद्ध एक बीमा प्रदान करता है। यानी कि अगर एक्सपोर्टर को इंपोर्टर से अगर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है वो आपको बीमा प्रोवाइड करेगा किसी एक्सपोर्टर को। ECI cover exporter against certain commercial and political risk involved in offering credit terms of buyer in foreign countries। ये जो ECI है यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है वो क्या कवर करता है, जो निर्यातक होते हैं उनके लिए जोखिम आप कह सकते हैं जोखिम को कवर करता है। कौन सी जोखिम को, एक तो वाणिज्यिक जोखिम, कॉमर्शियल जोखिम, और दूसरी राजनीतिक जोखिम को ये क्या करता है, सम्मिलित करता है या उसको कवर करता है, उसे कम करने की कोशिश करता है। साथ ही वह विदेशी देशों के जो बायर्स होते हैं, जो क्रेता होते हैं, उनको जो उधार साख दी जाती है यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है वो भी इसकी रिस्क को आप कह सकते हैं जो इम्पोर्टर होता है उनको भी सपोर्ट करता है। सिंपल है कि ECI एक तरह से इंश्योरेंस है जो कि एक्सपोर्टर को सपोर्ट करता है कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कॉमर्शियल रिस्क का मतलब हो गया जैसे एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं मिली या इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है पेमेंट से रिलेटेड, भुगतान से संबंधित, तो ये सारे कॉमर्शियल रिस्क होती हैं। और पॉलिटिकल रिस्क का मतलब होता है जैसे कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर के देश की आप कह सकते हैं रिलेशंस हैं, उनका संबंध है वो खराब हो चुका है, ठीक है, या कोई वॉर कंडीशन है, युद्ध
जो है वो हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है यानी कि आर्थिक संघर्ष कह सकते हैं, इंटरनल अगर कोई कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है यानी आंतरिक आप कह सकते हैं संघर्ष है या इंटरनल क्राइसिस है, वो पॉलिटिकल रिस्क में काउंट होता है, राइट। यानी कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में भी अगर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी नहीं है तो वो पॉलिटिकल रिस्क में आएगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर को पेमेंट लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है इम्पोर्टर से। बात करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कैसे ECGC बना, उसके डेवलपमेंट की। देखिए, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम इन इट्स डिफरेंट फॉर्म आर अवेलेबल इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये जो आप कह सकते हैं निर्यात ऋण बीमा है वो सभी देशों में या आप कह सकते हैं विश्व के सभी देशों में उपलब्ध है, अलग अलग तरीके से है, राइट। एक्सपोर्ट इंश्योरेंस स्टार्टेड ड्यूरिंग and after the Second World War with the increase in risk and uncertainty in the international trade। यानी कि आप जानते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कब बढ़ने लगी या उसकी कह सकते हैं कि मांग कब बढ़ने लगी, तो हम कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय या कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम बढ़ने लगी और अनिश्चितता का वातावरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने लगा। तो उस कारण से हम कह सकते हैं निर्यात ऋण बीमा योजना का विकास है वो अपने चरम स्तर पर यानी कि बहुत ज़्यादा होने लग गया। ड्यू टू कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक in this field in India also on the recommendation of Export Credit Guarantee Committee। सिंपल है कि भारत में इस क्षेत्र में विश्व अर्थव्यवस्था के समकालीन विकास के कारण निर्यात साख गारंटी समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई कि अब हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस को क्या करना चाहिए, उसका एक्सपांसन उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज सेटअप इन 30 जुलाई 1957। यानी कि ये जो जोखिम ऋण बीमा निगम है उसकी स्थापना 30 जुलाई 1957 में की गई, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, दिस कॉरपोरेशन वाज एक्सपांडेड एंड रीस्ट्रक्चर विथ न्यू नेम। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात की थी किसकी, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, जो कि 1957 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1957 में। उस निगम को अब हम विस्तार करने की या पुनः गठित करने के लिए हम कह सकते हैं उसका एक नया नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा किसका नाम नया था, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नया नाम, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नया नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अब उसमें विस्तार करना और उसे पुनः गठित करना चाहते थे, इसीलिए उसका नया नाम दिया गया। क्या था नया नाम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ECGC इन 1964 में। ध्यान रखिएगा 1964 में इसे क्या दे दिया नाम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात करते हैं आगे, इन 1983 अगेन इट्स नेम वाज चेंज। 1983 में उसके नाम में फिर बदलाव किया गया और उसे बनाया गया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि उसे क्या बनाया गया, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम। क्या बनाया गया, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, राइट। बात करते हैं आगे इसकी, द ECGC इज़ अ कंपनी होल ऑनर्ड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ECGC को जो पूरी कंपनी है आप कह सकते हैं ECGC को, उसे कौन करता है, भारत की सरकार के द्वारा उस पर पूर्ण नियंत्रण कह सकते हैं या पूर्ण स्वामित्व कह सकते हैं। इस निगम का जो आप कह सकते हैं जो पूरा कह सकते हैं स्वामित्व है वो हमारी भारत सरकार के हाथ में है, ठीक है। बात करते हैं, इट डिस्चार्ज इट्स फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रेड इंडस्ट्री एक्सेट्रा।
यानी कि ये जो फंक्शन है, या आप कह सकते हैं कि ईसीजीसी का जो फंक्शन है, कार्य है, या उसका प्रशासनिक नियंत्रण है, वो किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में है। यानी कि जो वाणिज्य आप कह सकते हैं मंत्रालय है, उनके हाथ में है। इसको जो प्रबंध है वो करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सिंपल है कि इसमें जो मेनली है उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? सरकार है, उसका प्रबंधित किसके द्वारा किया जाता है? सरकार है, आरबीआई है, इंश्योरेंस है, ट्रेड है, ठीक है, इंडस्ट्री उद्योग है, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन याद रखनी है। क्लियर है आपको? ध्यान रखना इस पे जो कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय तथा उद्योग के द्वारा किया जाता है। और जो प्रबंध है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं कंपनी किसके द्वारा जो है मैनेजिंग की जाती है, उसमें सरकार, आरबीआई है, वो सभी इसमें रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। राइट। बात करते हैं इसके कैपिटल की। इसकी कैपिटल जब एस्टैब्लिश हुई थी तब आप कह सकते हैं एस्टैब्लिश के समय और जो अभी हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं अलग अलग हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब तो इसकी आप कह सकते हैं कैपिटल कम थी। इसकी कैपिटल अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो पेड अप कैपिटल है, जिसे हम कहते हैं चुकता पूंजी, वो है 2500 करोड़ एंड ऑथोराइज कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी है 5000 करोड़। राइट। तो ये कैपिटल आपको याद रखनी है। बात करते हैं इसमें जो जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर कौन करता है उसका बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिंपल सी बात है, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि जो आप कह सकते हैं संचालक मंडल होता है उसके द्वारा किया जाता है। कंपराइजिंग मैनेजर्स मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम ऑफ 30 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन हम कह सकते हैं कंबाइंड जो सह डायरेक्टर यानी कि जो आप सकते हैं प्रबंधकीय जो डायरेक्टर होते हैं, प्रबंधकीय जो निर्देशक होते हैं, उनको जो अपॉइंटेड बाय अ प्रेजेंट आप कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो यानी कि जो संचालक मंडल होता है उसमें जो मिनिमम है वो 3 और मैक्सिमम 13 मेंबर इंक्लूड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और संचालक मंडल है उसमें आप कह सकते हैं ये गवर्नमेंट है या ट्रेड है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है के क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। क्लियर है आपको? यानी कि इस निगम का जो प्रबंध है वो संचालक मंडल के द्वारा होता है। इसमें एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होता है। ठीक है। इसमें जो आप कह सकते हैं अध्यक्ष का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ ईसीजीसी यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो ईसीजीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? एम सेंथिलाथन, यानी कि जो एम सेंथिल मिस्टर आप कह सकते हैं एम सेंथिलाथन जो है वो उसके अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है। ठीक है। बात करते हैं हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर यहाँ पे आप कह सकते हैं मोस्टली आप जानते हैं बहुत ज़्यादा जो होते हैं हेडक्वार्टर मुंबई में ही होते हैं। ठीक है। लेकिन आपको याद भी रखना है क्योंकि हेडक्वार्टर है वो डिफरेंट प्लेस पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो ईसीजीसी का हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। 5 इसके रीजनल ऑफिसेस हैं यानी कि क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली में है। 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो आपको याद रखने हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ईसीजीसी का? तो मेन आप जानते हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट। आप जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना चाहता है, उसका संवर्धन करना चाहता है, लेकिन मुख्य रूप से निर्यात के लिए। क्लियर है?
टू रिमूव डिफ़िकल्टी एंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सपोर्टर। ये जो निर्यातक होते हैं उनकी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को आप बिल्कुल आप कह सकते हैं ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि एक्सपोर्टर जो है वो आराम से एक्सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, आप जानते हैं एक्सपोर्टर के लिए ही इतना वर्क क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन करेंसी का जो फ्लो रहेगा वो हमारे देश में रहेगा, इसीलिए इसको इतना सपोर्ट किया जाता है। टू प्रोवाइड वेरियस फॉर्म ऑफ गारंटीज, बहुत डिफरेंट टाइप की आप कह सकते हैं गारंटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है इसमें। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क, इन्हें आप कह सकते हैं इसमें जोखिम से संबंधित सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर एक तरह से अगर हम देखें ECGC है तो वो क्या कर रहा है, आप कह सकते हैं एक्सपोर्टर को वो मोटिवेट कर रहा है, उनको इंसेंटिव दे रहा है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, आराम से वो एक्सपोर्ट कर पाएँ और हमारे जो इकोनॉमिक लेवल है, हमारे देश का अर्थव्यवस्था का जो स्तर है उसको बढ़ा पाएँ। तो मोस्टली ये जो निर्यात सहयोग गारंटी निगम है उसकी स्थापना ही मोस्टली किसके लिए की गई है, एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए, जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क आती है उससे बचाने के लिए ये एक इंश्योरेंस की तरह फंक्शन करता है। इसमें जो बेनिफिट होता है वो आप कह सकते हैं जो एक्सपोर्टर होता है उसे पेमेंट से संबंधित जो भी रिस्क होती है, जो एक्सपोर्टर होगा, आप जानते हैं एक्सपोर्टर को तो क्या मिलेगा, जो पेमेंट से रिलेटेड यानी जो पेमेंट मिलने वाला था इंपोर्टर से, उसकी रिस्क है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही इंपोर्टर जो होता है, इंपोर्टर को क्या बेनिफिट होता है इससे, इंपोर्टर को ये बेनिफिट होता है कि उसे क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, उधार साख की सुविधा। अब सिंपल है, इंपोर्टर है वो उधार साख की सुविधा मिलेगी तो एक्सपोर्टर से आने वाले माल को वो आराम से ले पाएगा। और इसमें जो बीच में जो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे आपके फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, उनको मिल जाता है कमीशन, कुछ चार्जेस के रूप में इनकम। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को भी बेनिफिट है, इंपोर्टर को भी बेनिफिट है, और जो मीडिएटर्स होते हैं जिसमें चाहे बैंक हो चाहे आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हो यानी वित्तीय संस्था, उन दोनों को आप कह सकते हैं कमीशन के रूप में या कुछ चार्जेस के रूप में बेनिफिट मिल सकता है। तो ये था ECGC का इंट्रोडक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट ECGC के फंक्शन की। ओके, थैंक यू।